सनसनी ने आपको सुनाई थी कतर में फंसे हुए मुंबई के हनीमून कपल की दर्द भरी दास्तान। Oh my God! Officer! Arrest them! Sir, listen to me, sir. This is not art, sir. ये हमारा नहीं है, सर। सनसनी ने सबसे पहले बेनकाब किया था जहरीली आंटी का ड्रग सिंडिकेट। अच्छा बेटा सुनो, वो जो मेरी एक पड़ोसन थी ना, बेंगलोर में रहती थी, तुम तो उसे जानते ही हो। हाँ। उसका एक रिश्तेदार कतर में रहता है। अब तुम तो वहाँ जा ही रहे हो, तो उसका एक सामान है, उसे दे दोगे क्या? कतर की जेल में बंद शरीक और ओनिबा की रिहाई के लिए हिंदुस्तान में एनसीबी ने शुरू की थी खास तहकीकात। उन दोनों की वतन वापसी के लिए सनसनी ने छेड़ी थी इंसाफ की मुहिम। चिंता मत कीजिए, हम कतर पुलिस की जेल से आपके बहू और बेटे को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सनसनी की मुहिम का हुआ है बड़ा असर। 21 महीने बाद कतर से मुंबई लौट रहे हैं शरीक और ओनिबा। हमारे बच्चों का केस तो दोबारा से रीओपन हुआ, उसकी खुशखबरी, उसमें उनको फाइनल रिलीज मिला। ये खबर हम लोग को 29 मार्च 2021 में आई। प्रेजेंटली वो डिपोर्टेशन प्रोसेस में है और कल ये अपनी ये कपल इंडिया पहुंचेंगे। आखिरकार 21 महीने बाद हो रही है शरीक कुरैशी और ओनिबा कुरैशी की वतन वापसी। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। शरीक और ओनिबा इस वक्त दोहा से मुंबई की फ्लाइट में। वो फ्लाइट अब से ठीक 3.5 घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। ठीक 3.5 घंटे बाद शरीक और ओनिबा एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाले हैं। आज हम आपको शरीक और ओनिबा की वतन वापसी की पूरी कहानी सुनाएंगे। वो कहानी जो हनीमून की प्लानिंग के साथ शुरू हुई थी और जहरीली आंटी के खतरनाक चक्रव्यूह पर जाकर खत्म हो गई। गुड मॉर्निंग शरीक मियाँ। 9 बज गए हैं, चले कब तक सोए रहेंगे? अब उठ भी जाएं। अरे बेगम, चाय की छोड़िए, आप तो यहाँ बैठिए हमारे पास। पता है सुबह सुबह ना हमें चाय की नहीं आपकी तलब होती है। बस अब मुझे अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसाएं। अब मुझे ये बताएं कि आप हमें हनीमून पे कब ले जा रहे हैं? बेगम, हमने आपसे निकाह किया तो आपको हनीमून पर भी लेकर जाएंगे। बस थोड़ी सी मोहलत दे दो। आप तो जानते हो कि इतना सारा काम है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है बाबा, अब आप ऐसे ना बेचारा मुंह मत बनाएं, हमें आप पे बहुत प्यार आता है। रियली रियली रिश्तों के सबसे बड़े धोखे की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। तब मुंबई का रहने वाला शरीक कुरैशी अपनी नई नवेली बीवी ओनिबा कुरैशी के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि शरीक चाहकर भी हनीमून पर जा नहीं पा रहा था। वो ओनिबा से कई बार हनीमून पर चलने का वादा कर चुका था, लेकिन वो तारीख कभी आ ही नहीं पा रही थी। भाभी, हाँ जी, एक बात बताओ, कहिए। भैया ने दे दी ना आपको गोली? गोली? कौन सी गोली? यही कि ओनिबा मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, हनीमून को कैंसिल करते हैं। अरे नहीं, मुझे कोई गोली नहीं दे सकता। रही बात तुम्हारे भैया की, वो सच में बहुत बिजी है। जब वो फ्री हो जाएंगे तब हम हनीमून पे चले जाएंगे। भाभी आप ना दुबई जाना, खूब सारे शॉपिंग कराना उनसे। वो ना एक नंबर के कंजूस हैं, खूब लूटना, खूब काटना, ठीक है, और उनसे बहुत खर्चे कराना। न जाने कितने सपने थे, कितनी तमन्नाएं थी,
जिसे अपने हनीमून पर शरीक और ओनिबा पूरा करना चाहते थे। लेकिन सारी प्लानिंग के बाद भी हनीमून एक सपना बनकर ही रह गया था और यहीं से शरीक और ओनिबा की जिंदगी में एक ऐसी औरत की एंट्री हुई जिसने दोनों की जिंदगी में तूफान ला दिया। वो औरत थी शरीक की एक रिश्तेदार तबस्सुम। सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटिया? बस ठीक ठीक हो? हूँ। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो गई। सलाम। ठीक हो मियाँ? अरे वाह, आज तो शरीक मियाँ बीवी की खिदमत में लगे हैं। लेकिन मियाँ, आप हमारी ओनिबा को यूं नहीं बहला सकते। ओनिबा हमारी बहुत प्यारी बहू है और हमें आप ये बताइए कि आप इसे अब हनीमून पे कब लेके जा रहे हैं? अरे आंटी, हमने कब मना किया कि हम ओनिबा को हनीमून पर नहीं लेकर जाएंगे? बस ये 3-4 महीने की बात है। एक बार फ्री हो जाए फिर ले चलेंगे, क्यों ओनिबा? रहने दो, हम सब समझते हैं। ओनिबा हमारी सबसे प्यारी बहू में से एक है और हम यही चाहते हैं आप इसे इसी महीने हनीमून पे लेके जाएं। लेकिन आंटी। अरे चिंता ही मत करो, सारा इंतजाम मेरा। हनीमून की ट्रिप का सारा खर्चा मेरा। पर आंटी, आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? अरे बेटा, इसमें तकल्लुफ कैसा? ओनिबा हमारी भी तो बहू है, क्यों ओनिबा? वो तो ठीक है आंटी, लेकिन हम अभी हनीमून पर नहीं जा सकते। यह पहली बार था जब तबस्सुम को शरीक ने यूं मना किया था और इसके बाद तो तबस्सुम ने जिद ही पकड़ ली। वो आए दिन शरीक को फोन करती थी और फिर उससे कहती थी, हनीमून पर कब जा रहे हो? हेलो आंटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ? तुम हनीमून पे नहीं गए? आंटी, आप तो सब जानती ही हैं। बस, मैं अब और कुछ नहीं जानना चाहती। मैंने ओनिबा और तुम्हारे हनीमून के लिए कतर की टिकट बुक कर दी है। होटल भी बुक हो चुका है। बस अब तुम जाने की तैयारी करो और फ्लाइट बेंगलोर से है। आंटी, हम नहीं जा सकते। बेटा, अगर तुम नहीं गए तो मेरा सारा पैसा पानी में बह जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम ओनिबा को फोन दो। आंटी, क्यों मरवाओगे आप? अच्छा आंटी, हम जा रहे हैं। सुनो, हनीमून के लिए हम कतर जा रहे हैं। तो बस तुम आंटी ने सारा इंतजाम कर दिया। कतर? या अल्लाह! लव यू आंटी। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओनिबा मासूम थी। वो समझ नहीं पाई कि तबस्सुम इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही है। आखिर वो क्यों शरीक के साथ उसे हनीमून पर भेजना चाहती है? वो तो इसे तबस्सुम का प्यार समझ रही थी और तबस्सुम इसी प्यार के नाटक से खेल रही थी साजिश का एक खतरनाक खेल। हेलो, सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो शरीक मियाँ? मैं ठीक हूँ आंटी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा बेटा सुनो, वो जो मेरी एक पड़ोसन थी ना, बेंगलोर में रहती थी, तुम तो उसे जानते ही हो। हाँ। उसका एक रिश्तेदार कतर में रहता है। अब तुम तो वहाँ जा ही रहे हो, तो उसका एक सामान है, उसे दे दोगे क्या? लेकिन आंटी। अब मना मत करना, मैंने उन्हें बोल भी दिया। आंटी, सामान में क्या है? अरे जर्दा है, जर्दा। वहाँ मिलता नहीं है ना, इसलिए। ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी। अरे तो मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँगी? ठीक है आंटी, आप कहती हैं कि जर्दा ही है तो, लेकिन फिर भी। अरे परेशान मत हो, बस तुम जब बेंगलोर पहुंचोगे ना, जिस होटल में रुकोगे, मेरी पड़ोसन का बेटा आके तुम्हें वहीं पे जर्दा पहुंचा देगा। बस तुम कतर जाके उसके रिश्तेदार को वो जर्दा पकड़ा देना।
ठीक है आंटी। अच्छा मैं रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तबस्सुम एक खतरनाक साजिश का जाल बुन चुकी थी, लेकिन वो इतनी चालाक थी कि अपने हाव भाव से उसने शरीक और उनीबा को जरा भी शक नहीं होने दिया। निकाह के 10 महीने बीत चुके थे। इस बीच उनीबा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी तबस्सुम ने अपनी साजिशों का प्लान कैंसिल नहीं किया और फिर तयशुदा तारीख को कतर की फ्लाइट पकड़ने के लिए शरीक और उनीबा मुंबई से बैंगलोर रवाना हो गए। आपको वाली इयररिंग बोली थी लाने के लिए, वो जरूर याद से लेके आइएगा। और भाभी हनीमून पे तो जा रही हैं, लेकिन अपने छोटे मेहमान को लाने मत भूलिएगा। बैंगलोर पहुंचने के बाद शरीक और उनीबा एक होटल में ठहरे। उनकी फ्लाइट 6 जुलाई 2019 को थी और इसी बीच तबस्सुम ने अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। मैं जर्दा लेकर आया था जो आपको देना था। अच्छा जर्दा, हाँ हाँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं कतर पहुंचकर उनको दे दूंगा। शुक्रिया। शरीक और उनीबा अपनी रिश्तेदार तबस्सुम की खतरनाक साजिश से अनजान थे। उन्हें पता भी नहीं था कि जर्दा कहकर जो पैकेट उन्हें थमाया गया है, असल में उसमें जहरीले ड्रग्स हैं। दोनों हनीमून के ख्वाबों में खोए हुए थे और फिर ये ख्वाब कतर पहुंचते ही चकनाचूर हो गए। कतर लैंड करने के बाद जब शरीक और उनीबा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जांच के लिए रोका और ड्रग्स की तस्करी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। Oh my God! Charas, officer, arrest them! Sir, listen to me, sir. This is not art, sir. ये हमारा नहीं है, sir. हमारे शरीक और उनीबा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उन दोनों ने एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। हमारे वहाँ पर एक आंटी है। Shut up! Sir, try to understand. ये आंटी ने दिया, ये हमारे से कोई लेन देन नहीं है, सर प्लीज। सर हम सच कह रहे हैं सर। No way. अल्लाह कसम सर, ये हमारा नहीं है सर, ये आंटी ने बोला था इसमें जर्दा है। सर प्लीज सर लिसन। शरीक और उनीबा दोनों रोते रह गए और उन्हें कतर की जेल में सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। घर वाले इस बात से अनजान थे और जब कई दिनों तक शरीक और उनीबा का कोई फोन नहीं आया तो वो परेशान हो गए। मेरी समझन का में भी मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन आया। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आया। बोले हाँ, मैंने भी 2 दिन का बोल के गया, 3 दिन हो गए, चलो क्यों नहीं आया। हम उसी फिक्रों में पड़े थे सब लोग। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। शरीक और उनीबा को उनकी ही रिश्तेदार तबस्सुम ने हनीमून के लिए कतर भेजा था, लेकिन जब उन लोगों ने तबस्सुम से इस बारे में मालूमात करनी चाहिए तो वो अनजान बनने का नाटक करती रही। सच बताइए, खुदा का खौफ खाइए तबस्सुम। मियां, मैं तुम्हारी एज का लिहाज कर रही हूँ। परेशान घर वाले जहां तहां मदद के लिए भटकते रहे। इसी बीच उन्हें पता चला कि तबस्सुम ड्रग्स रैकेट की बड़ी खिलाड़ी है और उसी ने एक साजिश के तहत शरीक और उनीबा को धोखे से ड्रग्स का पैकेट थमाकर हनीमून के बहाने कतर भेजा था, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घर वालों के सामने जैसे ही इस हकीकत का खुलासा हुआ, वो फौरन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के पास पहुंचे। जी जनाब, बताइए। सर, मेरे बेटे को कतर पुलिस ने ड्रग्स के धंधे के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन वो ऐसा है नहीं जनाब। इसका क्या सबूत है कि वो इस धंधे में नहीं है? उसका सबूत ये रिकॉर्डिंग है। ये फ़ोन मेरे बेटे का है और वो अक्सर इसी फ़ोन से तबस्सुम से बातें किया करता था।
वो ये मोबाइल घर पे ही भूल गया और इसमें उसने बार बार कहा है कि तबस्सुम आंटी इसमें जर्दा ही है ना, इसमें जर्दा ही है ना। आप सुनिए। हाँ, मैंने सुना आपका बेटा और बहू तो दोनों फंस गए हैं। जी जनाब। और मुझे यकीन हो चला है अब। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कतर पुलिस की जेल से आपके बहू और बेटे को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तो सब ऊपर वाले की दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। तो कतर अथॉरिटीज़ को इंफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन एम्बेसी से काफ़ी मदद ले चुकी है और अब प्रेजेंटली डीजी राकेश खन्ना सर उस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में यह शायद पहला मौका है जब भारत में जांच हुई और विदेश में उस मामले की सुनवाई हुई। भारत में की गई एनसीबी की जांच को कतर की जांच एजेंसी और वहां की अदालत ने सही माना और उसी जांच के आधार पर शरीक और ओनिबा को बाइज्जत बरी कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त शरीक और ओनिबा कतर की जेल में बंद थे तब उनका पूरा परिवार दर्द के समंदर में डूबा हुआ था। उस मुश्किल वक्त में हम खड़े रहे पीड़ित परिवार के साथ। शरीक और ओनिबा की कतर में गिरफ्तारी के बाद जब उनका पूरा परिवार इंसाफ के लिए मुंबई और एनसीबी का दरवाजा खटखटा रहा था तब उनके दर्द की आवाज बना था एबीपी न्यूज। उनका मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन आया? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आया। बोले हाँ, मैंने भी 2 दिन का बोल के गया, 3 दिन हो गए, चलो क्यों नहीं आया? हम उसी फिक्रों में पड़े थे सब लोग। इंसाफ की ये लड़ाई करीब 21 महीने तक चली और 21 महीने तक हम हर कदम पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे। जिस दिन शरीक और ओनिबा की बेगुनाही की खुशखबरी आई तब भी इस परिवार के जज्बात हमने आप तक पहुंचाए थे। हमारे बच्चों का केस तो दोबारा से रीओपन हुआ, उसकी खुशखबरी, उसमें उनको फाइनल रिलीज़ मिला। ये खबर हम लोग को 29 मार्च 2021 में आई। परसों शब बरात का ख़ास दिन था और उस दिन होली भी थी, तो हम लोगों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर बहुत बड़ा दुख का वक्त गुजरा, उससे पहले का जो वक्त गुजरा बहुत तकलीफ़ का था। 21 महीने की लंबी लड़ाई का ही नतीजा है कि शरीक और ओनिबा आज अपने देश, अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन अब वो 2 नहीं हैं, बल्कि 2 से 3 हो चुके हैं। दरअसल जिस वक्त ओनिबा मुंबई से कतर गई थी तब वो करीब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और जेल में ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उस मासूम को भी पैदा होते ही सलाखों के पीछे वक्त गुजारना पड़ा। लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले 29 मार्च को शरीक और ओनिबा को रिहा कर दिया गया। अब शरीक, ओनिबा और उनकी बच्ची दोहा से मुंबई के लिए उड़ान भर चुके हैं और मुंबई में पूरा परिवार शरीक और ओनिबा के साथ साथ इस नन्ही परी के लिए पल के बिछाए बैठा है। मुंबई के रहने वाले शरीक और ओनिबा कुछ ही घंटे बाद एक बार फिर अपने परिवार के साथ होंगे। यह सनसनी की मुहिम का असर है। यह इस बात का सबूत है कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने उन अदृश्य लुटेरों के खिलाफ भी एक मुहिम शुरू की है जो दूर बैठे बैठे किसी को भी कर देते हैं कंगाल। लेकिन अब बच ना सकेंगे आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाने वाले शैतान। अदृश्य लुटेरों के खिलाफ सनसनी की मुहिम। अब बच ना सकेंगे इंटरनेट के शैतान। मेरे साथ देखिए सनसनी वीकेंड स्पेशल। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।